ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 206, कुजान की उलझन। कुइना को तलवार लौटाते हुए ब्लेज ने सलाह दी, आपका व्यक्तित्व और तलवार खींचने का कारण ही आपके भविष्य के तलवारबाजी मार्ग को निर्धारित करता है। तलवार को म्यान में वापस डालते हुए कुइना ने ब्लेज की ओर देखा और 5 साल पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए बोला, हालांकि मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत से मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। ब्लेज ने कुइना के पास जाकर उसके सिर को सहलाया। भले ही मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन कुछ भी तुम्हारे जीवन के लिए खतरा नहीं बनेगा। मैंने ये सुनिश्चित किया है, ये उन सभी के लिए समान है जिनकी मैं परवाह करता हूं। इसके अलावा मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं, चाहे वो विश्व सरकार ही क्यों न हो। मुझे एक हद तक आत्मविश्वास है। कुइना ने थोड़ा मुंह बनाया और अपने बालों को ठीक किया, उसकी बातों पर ध्यान दिया। बगल में हमेशा सख्त और भावीन रहने वाले कुइना को ऐसे भाव दिखाते देख रेजिस थोड़ा हंसा। रेजिस की ओर मुड़ते हुए ब्लेज ने पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? क्या हम रवाना होने के लिए तैयार हैं? रेगिस ने जवाब दिया, हम अभी जहाज पर सामान भर रहे हैं। एक बार काम पूरा हो जाने पर हम नई दुनिया के लिए रवाना हो सकते हैं। महोदय, मुझे न्यू वर्ल्ड गए हुए कई साल हो गए हैं, ब्लेज ने याद करते हुए कहा। बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। हाँ ब्लेज सान, आप योंको की अवधारणा के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब वे क्षेत्र को अपने क्षेत्रों में विभाजित करके नई दुनिया पर शासन करते हैं। कुछ साल पहले की गड़बड़ी के विपरीत योंको के चालक दल विकसित और अच्छी तरह से संगठित है। यहां तक कि हम मरीन के रूप में भी योंको के क्षेत्रों में जाने पर बेहद सतर्क रहना चाहिए। वे एक विशाल शक्ति के रूप में विकसित हुए। रेजिस ने नई दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। ब्लेज के सुस्त चेहरे को देखकर उसने आगे कहा, तुम्हारे द्वारा योंको क्रिस्टल को मार दिए जाने के बाद खाली पद के कारण समुद्री डाकुओं के बीच युद्ध और खून खराबा शुरू हो गया। लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति और उसके दल ने समुद्री डाकुओं की श्रेणी में अपना स्थान बना लिया और सम्राट का पद प्राप्त कर लिया, जिसका नाम था रेड हेयर पायरेट्स का कप्तान रेड हेयर शैंक्स। क्या यह किसी तरह का योंको भाषण है जिसका आप अक्सर अभ्यास करते हैं? ब्लेज ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे रोंगटे खड़े होने चाहिए? अपना सिर खुजलाते हुए रेगिस शर्म से मुस्कुराया। मुझे खेद है ब्लेज सान। वो जानता है कि ब्लेज ने ईस्ट ब्लू में अपने समय के दौरान शैंक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जब वे कुछ भी नहीं थे। अब 5 साल बीत चुके हैं और शैंक्स की ताकत सम्राट के स्तर तक बढ़ गई है, जबकि कोई नहीं जानता कि ब्लेज कितना मजबूत है। चूंकि आप योंको के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, तो क्यों ना हम व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं के क्षेत्र का दौरा करें? ब्लेज ने अचानक पूछा। ब्लेज के अप्रत्याशित प्रश्न से स्तब्ध होकर रेगिस हकलाते हुए बोला, ब्लेज सान, हम फ्लीट एडमिरल की अनुमति के बिना योंको के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। रेजिस के विचारों की परवाह किए बिना ब्लेज ने अपना कार्यक्रम तय कर लिया। यह तय हो गया है, चलो व्हाइट बर्ड से मिलते हैं। मैं काफी समय से दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से मिलने की उम्मीद कर रहा था। चलो पता लगाते हैं कि समुद्र का सम्राट उतना ही भयानक है जितना तुम बता रहे हो। बेशक ब्लेज ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। वो लंबे समय से व्हाइट बर्ड से लड़ना चाहता था, लेकिन चीजें अलग हो गई क्योंकि उसे HXH दुनिया में भेज दिया गया था। अब जब वो वापस आ गया है, तो वो व्हाइट बर्ड से सबसे ताकतवर आदमी का खिताब लेने की योजना बना रहा है। ऐसा करके वो सिस्टम के लकी ड्रॉ फंक्शन को आजमा सकता है। उस समय ब्लेज को एक जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ। एक व्यक्ति समुद्र से कूदकर उनके जहाज के डेक पर उतरा। ये कोई और नहीं बल्कि एडमिरल आओकिजी थे। उनके आगमन को देखकर कुइना और रेगिस ने अपनी पीठ सीधी की और विनम्रता से पुकारा, एडमिरल आओकिजी। अपनी जेबों से हाथ बाहर निकालते हुए कुजान ने उनकी विनम्रता के जवाब में अपने हाथ हिलाए और कहा, अरारा, मैंने अभी क्या सुना? कुजान, बहुत दिनों से नहीं मिले। दूसरे पक्ष की जोरदार हकी को महसूस करते हुए ब्लेज ने टिप्पणी की, आपकी वर्तमान ताकत आखिरकार आपके एडमिरल शीर्षक के अनुरूप है। ऐसा लगता है कि मैं पहले कमजोर था, कम से कम आपकी नजर में तो। कुजान ने आलस से पूछा, खैर मैं खुद ये बात स्वीकार नहीं कर सकता, है ना? ब्लेज ने हंसते हुए कहा, जब मैंने आपके गायब होने और वापस आने के बारे में सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? मैं आपसे जवाब सुनना चाहता था। कुजान ने एक दुर्लभ गंभीर स्वर में पूछा। एडमिरल के तौर पर उन्हें रेड लाइन के ऊपर विश्व सरकार की सेनाओं और ब्लेज के बीच लड़ाई के बारे में पता चला। वे ब्लेज द्वारा किए गए विनाश के निशान को देखने भी गए। जहां तक कारण की बात है, विश्व सरकार ने कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने बस इसे नजरअंदाज कर दिया और सब कुछ छिपा लिया। सच? ब्लेज ने पूछा। कुजान ने सिर हिलाया। ब्लेज ने उस दिन जो कुछ हुआ था उसे बिना कुछ छिपाए बताया, सिवाय इस तथ्य के कि सिस्टम द्वारा उसे HXH दुनिया में भेज दिया गया था। दोनों को किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते देख कुइना और रेगिस ने माफी मांगी और अपना काम करने चले गए।
ब्लेज से सच्चाई सुनकर कुजान ने गहरी सांस ली और पूरी तरह से सोच में डूब गया। उसका दिल उलझन में था और वो मरीन सिस्टम पर सवाल उठाने लगा। गहराई से मत सोचो, आपकी स्थिति मेरी स्थिति से अलग है, ब्लेज ने स्पष्ट किया। कुजान ने अपना सिर हिलाया। ये अलग कैसे है? क्या होगा अगर एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा ही फैसला लूं और विश्व सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? क्या वे मुझे भी मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? ब्लेज ने कहा, ठीक है, ये एक संभावना है, लेकिन आपकी सेवा, ताकत और व्यक्तित्व को देखते हुए वे अतिवादी कार्रवाई का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि आप आलसी हैं। कुजान ने आह भरी और अपने मन से अजीबोगरीब विचारों को निकाल दिया। अरारा, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं तुम नहीं हूं। मुझे ऐसे विचारों से परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, यही वो कुजान है जिसे मैं जानता हूं। ब्लेज ने हंसते हुए कुजान के कंधे पर हाथ रखा। इन बातों को भूल जाओ। चलो, हम शराब पीते हैं क्योंकि हम इतने लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है। आइए, आप एडमिरल हैं। अध्याय 207, भविष्य की योजनाएं। ब्लेज अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और खुद को नींद से बाहर खींच लिया। ज्यादा शराब पीने की वजह से होने वाले हल्के सिरदर्द और जहाज के लगातार डगमगाने से वो अंदर तक परेशान हो गया और उसका मूड खराब हो गया। धीरे धीरे वो केबिन के दरवाजे के पास पहुंचा और सीढ़ियों से ऊपरी डेक पर पहुंचा। डेक पर पहुंचकर उसने देखा कि जहाज पर मौजूद मरीन इधर उधर भागते हुए व्यस्त थे और उसे जहाज के डगमगाने का कारण पता चला। नई दुनिया का मौसम। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े क्रिस्टल बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। बस हर एक का आकार उनके नौसेना के जहाज से बड़ा था। क्या चल रहा है? ब्लेज ने रेगिस और कुइना को ढूंढते हुए पूछा। मौसम और बर्फबारी ने उसे परेशान कर दिया। माफ करना ब्लेसान, हम अचानक एक तूफान का सामना कर रहे थे और बर्फबारी वाले क्षेत्र में पहुंच गए, रेगिस ने जवाब दिया। चूंकि इस तरह की स्थिति नई दुनिया में आम है, इसलिए रेजिस, कुइना और जहाज पर मौजूद अन्य मरीन सैनिक काफी शांत थे। ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया और अपनी कंठी को रगड़ते हुए आदेश दिया, इसे रोको। मौसम और जहाज का लगातार हिलना मुझे परेशान कर रहा है और मेरा हैंगओवर और भी खराब कर रहा है। ये रेगिस ब्लेज के अनुरोध से दंग रह गया। मंडराते काले बादलों और गिरते बर्फ के क्रिस्टल को देखते हुए मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? मैं अक्षम हूं। मेरे कौशल इतने मजबूत नहीं है कि मैं मौसम को साफ कर सकूं। कुइना ने अपनी कमजोरी के लिए माफी मांगी। तुम उसकी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, रेजिस ने सोचा। रास्ते से हट जाओ। ब्लेज ने अपने आसपास के नौसैनिकों को भगाया और अपनी नजरें गिरते बर्फ के क्रिस्टलों और काले बादलों पर टिका दी, जो सीधे सूर्य के प्रकाश को रोक रहे थे। कुइना और रेगिस ने ब्लेज को संदेह से देखा। वो क्या योजना बना रहा है? ब्लेज के शरीर के भीतर सूर्य की शक्ति उमड़ पड़ी और सभी कोनों से होकर उसके दाहिने हाथ तक पहुंच गई। अंततः वो उसके हाथ तक पहुंच गई। एक गोलाकार सुनहरा बुलबुला उसके दाहिने हाथ को ढक रहा था। अगले ही पल सुनहरे बुलबुले के चारों ओर काली बिजली चमक उठी, जो विजेता के हकी के प्रयास का प्रतीक थी। बस विकिरण गति की झलक ने वहां मौजूद मरीन सैनिकों को हिलाकर रख दिया। मुझे भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? आसपास के नौसैनिकों की स्थिति की परवाह किए बिना ब्लेज ने अपना हाथ पीछे खींचा और आकाश की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से एक अलौकिक शक्ति आकाश की ओर बढ़ी और बादलों से टकराई। बूम! काले बादलों के बीच एक ऐसी गूंजती हुई दुनिया थी जिसमें सुनहरे, बैंगनी और काले रंग के टिमटिमाते रंग थे। सुनहरी और काली बिजली की चमक ने समुद्र को सुंदरता और आतंक से नहला दिया। कुछ ही समय में काले बादल गायब होने लगे, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहे थे, और कुछ ही सेकंड में सब कुछ गायब हो गया। साफ नीला आसमान और सूरज की गर्म चमक ने सभी का स्वागत ऐसे किया जैसे कि चारों ओर छाए काले बादल और बर्फबारी दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं हो। नौसैनिकों ने मुंह खोले सब कुछ देखा और कुछ सेकंड के लिए अपनी अचेत अवस्था से बाहर आए, फिर आपस में जोर से चिल्लाने लगे। क्या उसने अभी अभी आसमान को नष्ट किया है? अरे, मैं किस तरह की यूनिट में शामिल हो गया? एक मरीन जोर से चिल्लाया। बहुत बढ़िया, वाइस एडमिरल ब्लेज उतने ही शक्तिशाली है जितना मैंने सोचा था। एक और व्यक्ति ने अपनी आंखों में सितारे भरकर कहा। मरीन के एक समूह ने आकाश की ओर तलवारें तानकर खुशी मनाई। वाह, वाइस एडमिरल ब्लेज एक देवता है। एक ही मुक्का मारने से जहाज पर सवार अधिकांश नौसैनिक ब्लेज के उत्साही अनुयायी बन गए तथा उन्होंने सेवानिवृत्त होने तक उसके अधीन काम करने की कसम खा ली। रेजिस और कुइना को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे उसकी ताकत जानते थे। बस उन्हें ब्लेज से ऐसे शानदार कदम की उम्मीद नहीं थी। रेजिस ने शक्ति के प्रदर्शन पर आह भरी। केबिन में वापस आकर ब्लेज खिड़की के उस पार खड़ा होकर साफ नीले समुद्र को देख रहा था। इस छोटी सी घटना के बाद उसका हैंगओवर दूर हो गया और वो तरोताजा महसूस करने लगा। एक विचार के साथ उन्होंने अपना स्टेटस पैनल बुलाया। नाम ब्लेज हंट,
व्यवसाय मरीन। संविधान 79.0। शैतान फल 76.6। हकी 81.1। निःशुल्क विशेषता बिंदु 5.5। विलासितापूर्ण विशेषताओं को देखते हुए ब्लेज को थोड़ी उपलब्धि का एहसास होता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी ताकत विश्व सरकार का सामना करने के लिए कहीं भी नहीं है। सबसे पहले उन्हें समय की आवश्यकता थी और उन्हें अपना स्वयं का बल बनाना था। दूसरा, उसे मरीन को अपने नियंत्रण में लाना होगा। इसके लिए उसे मरीन के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी। सही अवसर मिलने पर वो नियंत्रण कर सकता है। तीसरा, स्वयं को उजागर किए बिना विश्व सरकार की ताकत को धीरे धीरे कमजोर करना। अब समय आ गया है कि मैं तैयारी शुरू कर दूं। मरीन और व्हाइटबर्ड के बीच शिखर सम्मेलन युद्ध होने में अभी 3 साल बाकी है। ब्लेज ने सोचा, ये 3 वर्ष की अवधि ब्लेज के लिए अपनी ताकत में सुधार करने, सेना इकट्ठा करने और उसे मजबूत बनाने का सबसे अच्छा समय है। कुछ याद करके उसने अपने भगवान के खून की स्थिति की जांच की तो बूंदों की संख्या 2000 तक पहुंच गई। सिस्टम, क्या आप स्टेटस पैनल में गॉड्स ब्लड की स्थिति जोड़ सकते हैं? ब्लेज ने सोचा, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसका सिस्टम इंटरैक्ट नहीं करता था। हालांकि अगले ही पल उनका स्टेटस पैनल बदल गया। उनके संविधान विशेषता के पीछे नया डेटा जोड़ा गया है। संविधान 79.0। ईश्वर का रक्त 2004/3000। 2 साल के भीतर मैं अपने साधारण खून को बदलने की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा और इससे मुझे कितनी मदद मिलेगी। ब्लेज ने सोचा, चलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1 सप्ताह की नौकायन के बाद ब्लेज और उनकी टुकड़ी व्हाइटबर्ड क्षेत्र के जलक्षेत्र में पहुंच गई। मरीन सैनिकों के चेहरे पर तनाव और बेचैनी के बादल छा गए। आखिरकार ये योनको का क्षेत्र है जहां दुनिया का वर्तमान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राज करता है। इसी समय मरीन फोर्ड में सेंगोकू को ब्लेज और उसकी टुकड़ी के व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के क्षेत्र में प्रवेश करने की सूचना मिली। रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके माथे पर नसें उभर आई। सेंगोकू ने दांत पीसते हुए दहाड़ते हुए कहा, वो वहां क्या कर रहा है? टीव, फ्लीट एडमिरल, वाइस एडमिरल ब्लेज की यूनिट अब एडमिरल के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए किसी ने भी उनके रास्ते का अनुसरण नहीं किया। अभी अभी हमें गश्ती जहाज से व्हाइटबर्ड के क्षेत्र का निरीक्षण करने की रिपोर्ट मिली है। ब्रीफिंग देते समय रियर एडमिरल को पसीना आ गया। क्या वो मरीन और व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के बीच युद्ध भड़काने की योजना बना रहा है? वो बिल्कुल भी नहीं बदला, जो चाहे कर रहा है। एक और गैप। सेंगोकू ने शिकायत की और आदेश दिया, व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के क्षेत्र के पास मौजूद एडमिरल से संपर्क करें और उन्हें जल्द से जल्द भेज दें। आशा करते हैं कि स्थिति और न बिगड़े। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि ब्लेज के साथ कुछ घटित हो जाएगा, लेकिन ब्लेज के कृत्य के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा घटित हो सकता था जो वो नहीं चाहते थे। अध्याय 208। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू। सुंदर, ब्लेज ने दूर से कोरल रीफ को देखते हुए कहा। वे पृथ्वी पर देखी जा सकने वाली किसी भी कोरल संरचना से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। इस द्वीप का नाम क्या है? उसने रेजिस से पूछा, सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करते हुए। यह द्वीप तार के पेड़ों से भरा हुआ है जो सफेद मूंगा रेत के किनारों से घिरा हुआ है। व्हाइटबर्ड क्षेत्र के अंतर्गत सबसे सुरक्षित द्वीपों में से एक गोल्ड पर्ल आइलैंड। रेगिस ने अपने हाथ में रिपोर्ट देखते हुए जवाब दिया। उसने आगे कहा, यह कोरल द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें बहुत कम मूल निवासी रहते हैं। यह द्वीप और इसके लोग सुनहरे मोती पैदा करने के लिए प्रसिद्ध है, जो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू हर साल मोती बेचकर काफी पैसा कमाते हैं। ब्लेज ने सिर हिलाया। दूर से उसने व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों के जॉली रोजर को सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ के ऊपर फड़फड़ाते देखा। सभी योनकोस के नाम पर कई ऐसे द्वीप हैं जो उन्हें स्थिर आय प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वे अन्य समुद्री डाकुओं की तुलना में बहुत अमीर हैं। उस पल में व्हाइटबर्ड के जॉली रोजर वाला एक विशाल समुद्री डाकू जहाज दूर से दिखाई दिया। जैसे ही मरीन्स ने उनके इलाके में घुसपैठ की, पास के डिवीजन कमांडर को सूचित कर दिया गया। जहाज के अगले हिस्से पर खड़े एक समुद्री डाकू ने पीतल के दूरबीन से झांकते हुए थोड़ा सा घुटन महसूस की और चिल्लाया, बुरा, कमांडर फोसा, ये अच्छा नहीं है। ये वाइस एडमिरल ब्लेज है, जिसे सबसे मजबूत मरीन कहा जाता है। हमें पिताजी और अन्य कमांडरों को सूचित करना चाहिए। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक समुद्री जहाज है, कोई प्लाटून नहीं। उसे सबसे मजबूत मरीन कहा जा सकता है, लेकिन ओयाजी के सामने वो कुछ भी नहीं है। डिवीजन कमांडर फोसा ने ब्लेज के शीर्षक पर ध्यान न देते हुए उपहास किया। फिर भी एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र होने के नाते उन्होंने मरीन के अतिक्रमण की सूचना मोबी डिक को दी। ये व्हाइटबर्ड पायरेट्स के 15वें डिवीजन का कमांडर है, फोसा दूरबीन से देखकर एक मरीन सैनिक ने बताया। उन्होंने अपनी तलवारबाजी के कारण द ब्लेजिंग कटाना फोसा की उपाधि अर्जित की। हो सकता है कि वो फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा जितना अच्छा न हो, लेकिन वो अभी भी एक दुर्जेय योद्धा है।
रेजिस ने बताया। एक अज्ञात डिवीजन कमांडर ने ब्लेज की दिलचस्पी को कम नहीं किया। अन्य युवकों कमांडरों की तुलना में व्हाइटबर्ड कमांडर वास्तव में कमजोर है, जो व्हाइटबर्ड की महिमा के तहत बढ़ रहे हैं। कमांडर फोसा का जहाज नजदीक आते ही माहौल गंभीर हो गया। मरीन ने डिवीजन कमांडर फोसा को साफ देखा, जो जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। फोसा एक विशालकाय, मांसल, वृद्ध दिखने वाला आदमी है, जिसके सिर के ऊपर एक गंजा धब्बा, एक सफेद मूंछें और चेहरे पर तिरछा निशान है। उन्होंने अपने दाहिने डेल्टोइड पर लाल रंग में व्हाइटबर्ड का प्रतीक टैटू गुदवाया। उन्होंने एक खुली गहरे नीले रंग की बिना आस्तीन की जैकेट पहनी हुई थी और साथ ही अपने जूतों के अंदर ढीली हल्की भूरी पैंट पहनी हुई थी। मरीन, आप हमारे क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हैं? फोसा ने ऊंचे स्वर में दहाड़ते हुए कहा। अहंकार। व्हाइटबर्ड भी ब्लेसान के सामने ऐसी आवाज में बात नहीं करेगा। तुम खुद को क्या समझते हो? कोइना ने एक कदम आगे बढ़ाया और उतनी ही अहंकारी आवाज में बोला। उसकी बातें सुनकर ब्लेज सहित सभी लोग अवाक रह गए। तुम उससे भी ज्यादा घमंडी हो। तुमने ऐसा बोलना कहां से सीखा, कोइना? हालांकि ब्लेज ने ऐसा कहा, लेकिन उसने मन ही मन उसकी निडर भावना की प्रशंसा की। चलो देखते हैं कि क्या तुम उतने ही मजबूत हो जितना अखबार में बताया गया है। कोइना के अहंकार से क्रोधित होकर फोसा ने सिगार जलाया और अपनी बेल्ट से बंधे चौकोर सुबह से कटाना निकाला। हल्की सी घुमाव और घुमाव के साथ तलवार चमकीली लाल हो गई। तलवार को आर्मामेंट हकी से भरकर वो हवा में ऊंची छलांग लगाई और तेज गति से वैक्यूम स्लैश किया। ये स्लैश धू-धू कर जलने लगा और मरीन जहाज की ओर बढ़ने लगा तथा जहाज को 2 टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश करने लगा। बिना किसी के आदेश के कोइना तलवार का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। तलवार की मूठ पकड़कर वो थोड़ा नीचे झुकी और फिर म्यान से तलवार निकाल ली। श्विंग। तलवार का प्रहार तेज और सहज था, जिससे अर्धचंद्राकार दबावयुक्त वार हुआ, जो डिवीजन कमांडर फोसा से किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। दोनों के स्लैश हवा में टकरा गए, लेकिन सभी की उम्मीद के विपरीत कोइना के स्लैश ने फोसा के फ्लेम स्लैश को चकनाचूर कर दिया और आगे की ओर बढ़ गया। फोसा की पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला एक छोटी लड़की से परास्त हो जाएगा। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपने कटाना से हवा के वार को विफल कर दिया। कताना को वापस म्यान में रखते हुए कोइना जहाज से कूद गई और समुद्र में उतर गई। जैसे ही उसके पैर समुद्र के पानी पर पड़े, 500 मीटर के दायरे में सब कुछ क्रिस्टलीकृत हो गया। ओह! ब्लेज की आंखें चमक उठीं जब उसने शैतानी फल की क्षमता का प्रदर्शन किया। शैतानी फल जागृति के अलावा उसकी फल क्षमता पिछले फल उपयोगकर्ता क्रिस्टल जितनी ही अच्छी है। एक बार जब वो क्रिस्टल फल को जागृत कर लेगी तो उसकी ताकत आसमान छू जाएगी। तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि ब्लेसान को कार्रवाई करने दो। मुझे व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की शान देखने दो। उसने साहसपूर्वक समुद्री डाकू को चुनौती दी। उसके मरीन कोड को हवा में लहराते हुए देखकर उसके पीछे खड़े मरीन सैनिकों को कोइना की वीरता का एहसास हुआ। इससे उनका मनोबल बढ़ा और यूं को समूह का सामना करने को लेकर उनकी घबराहट कम हुई। जहाज पर मौजूद व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू कोइना के अहंकार से क्रोधित थे। एक तरह से ये सीधे तौर पर व्हाइटबर्ड की ताकत को चुनौती देता था। कुछ समुद्री डाकू जो व्हाइटबियर्ड को भगवान और एकमात्र परिवार मानते थे, जहां से कूदकर खुद कोइना से निपटने के लिए तैयार थे, लेकिन डिवीजन कमांडर फोसा ने उन्हें रोक दिया। चूंकि दुश्मन एक ही व्यक्ति है, इसलिए मैं जाऊंगा। उन्होंने देखा कि उनके सामने मौजूद मरीन सैनिक सामान्य सैनिकों से बिल्कुल अलग थे। भले ही उन्होंने उनके इलाके पर अतिक्रमण किया हो, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध तोपें नहीं चलाई और न ही आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचाया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आए थे। मुझे दूसरों के आने से पहले उनका उद्देश्य पता लगाना होगा। ये सोचते हुए फोसा जहाज से कूद गया और कोइना का सामना किया। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के कमांडर के रूप में उनमें कुछ चरित्र है, ब्लेज ने सोचा। डिवीजन कमांडर फोसा, मरीन लड़की को दिखाऊं कि हम व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू वास्तव में क्या करने में सक्षम है। हाँ, समुद्री डाकू चिल्लाए और जहाज की सतह पर जोर से प्रहार करने लगे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ब्लेज ने पूछा। उत्कृष्ट तलवारबाजी, शक्तिशाली शैतान फल क्षमता और हकी महारत के साथ कोइना हर चीज में श्रेष्ठ है। मुझे नहीं लगता कि ये डिवीजन कमांडर उसका मुकाबला कर सकता है। बेशक उनके शीर्ष डिवीजन कमांडरों के खिलाफ ये एक अलग परिणाम होगा। रेगिस ने अपनी राय व्यक्त की, कोइना की ताकत से अवगत। अध्याय 209, व्हाइटबर्ड का आगमन। डिवीजन कमांडर फोसा और कोइना एक क्रिस्टल टॉप पर एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक अति उत्साही और शोरगुल भरी भीड़ के बीच। ये कुछ हद तक एक समुद्री डाकू और एक मरीन के बीच आमना सामना जैसा था, चैंपियनशिप के अंतिम खेल जैसा। कोइना ने अपने कटाना के मूठ को पकड़कर हमला शुरू किया। उसके शरीर के चारों ओर अचानक एक आभा बनने लगी,
लेकिन ये किसी हकी के इस्तेमाल से बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ उसकी गति और लंबे अभ्यास से बनी आभा थी। ये एक भ्रम की तरह था, लेकिन एक तरह से ये व्यक्ति की आत्मा के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। एक सेकंड में आभा एक पारदर्शी सफेद ड्रैगन आकृति में बदल गई, जो पवित्रता और संप्रभुता की पवित्र आभा बिखेर रही थी। समुद्री डाकू और मरीन दोनों ही ड्रैगन आकृति को देखकर आश्चर्यचकित थे। ओह, ब्लेज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह स्टंट जोरो की 9 तलवार शैली के समान था, जिसमें 3 सिर 6 भुजाओं वाला सिलहुट था, जो पौराणिक असुर जैसा दिखता था। कुइना के नीचे की क्रिस्टल जमीन दबाव में विकृत हो गई क्योंकि वो आगे बढ़ी। इटोरियो, सफेद ड्रैगन की दहाड़। कुइना ने दहाड़ लगाई, म्यान से तलवार निकाली। सफेद ड्रैगन ने आकाश की ओर दहाड़ते हुए एक चमकीली चमक में तब्दील होकर 15वें डिवीजन के कमांडर फोसा की ओर दौड़ लगा दी। हमले का सामना करते हुए फोसा ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने तैयारी के लिए अपने पैरों को कस लिया और दोनों हाथों से जलती हुई तलवार को पकड़ लिया। अपने हाथों में ताकत को केंद्रित करते हुए उसने कुइना के हमले का इंतजार किया। जैसे ही हमला नजदीक आया, उसने अपनी तलवार पर आर्मामेंट हकी लगाकर वार को रोक दिया। खड़खड़ाहट, टक्कर के कारण फोसा के नीचे स्थित क्रिस्टल जमीन फट गई, क्योंकि उसने बेहतर संतुलन के लिए अपने पैरों पर ताकत लगाई थी। अफसोस, ये सब व्यर्थ था। स्लैश के पीछे की शक्ति ने उसे पीछे की ओर छलांग लगाने और क्रिस्टल की सतह पर कुछ मीटर तक फिसलने के लिए मजबूर किया, फिर अपनी आकृति को स्थिर किया। ऐसी शक्ति वो कमोबेश मेरे बराबर ही है, सिवाय शारीरिक बनावट के। इसके अलावा उसके पास शैतानी शक्ति भी है, और ये बात मुझे परेशान करती है कि वो कमान संभालने वाली नहीं है। सोचते हुए फोसा ने कनखियों से मरीन की ओर देखा। क्या वे ओयाजी को निशाना बना रहे हैं? उसी समय कुइना ने दूसरे पक्ष को सांस लेने का मौका दिए बिना पुनः हमला कर दिया। आगामी युद्ध भयंकर था। हर टकराव में नई दुनिया की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ, और कुइना और फोसा के बीच का नजदीकी क्षेत्र उनकी ताकत के परिणाम स्वरूप टूटने लगा। उनके नीचे जमीन टूटने लगी और ब्लेडों के टकराने से बिजली की चमक पैदा हुई, जिससे पूरा वातावरण भयभीत हो गया। व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों को अपने कमांडर पर पूरा भरोसा था, लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद वे चुप हो गए और एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। वो कोई साधारण मरीन लड़की नहीं है। क्या वो कमांडर फोसा के बराबर लड़ सकती है? अगर वो इतनी मजबूत है, तो वाइस एडमिरल ब्लेज के बारे में क्या, जिन्हें सबसे मजबूत मरीन कहा जाता है? मुझे डर है कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं है। चिंता मत करो, मरीन के आगमन की सूचना मुख्य जहाज को दे दी गई है। अन्य लोग भी जल्द ही आ जाएंगे। एक समुद्री डाकू ने खुद को और अपने आसपास के लोगों को सांत्वना दी। लड़ाई 1 घंटे तक जारी रही और दोनों लड़ाके अब पूरी ताकत से नहीं लड़ पाए। उन्हें अपनी थकी हुई शारीरिक शक्ति और हकी को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। तभी शांत समुद्र में अचानक परिवर्तन हुआ और लहरें बहुत जोर से उठने लगी, मानो वे सम्राट का स्वागत कर रही हों। वो आ रहा है, ब्लेज ने बुदबुदाया और दूर पश्चिम की ओर देखा। ब्लेसान, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर चीजें हाथ से निकल गई तो फ्लीट एडमिरल सेंगोकू का क्रोध शायद मुझे जिंदा जला देगा। रेजिस ने असहाय स्वर में याद दिलाया। ब्लेज की बेपरवाह निगाह देखकर रेगिस असहाय होकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं डांट से बच नहीं सकता। कुछ ही देर में एक विस्मयकारी विशाल लहर उनकी ओर बढ़ी। व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों के विपरीत जहाज पर सवार मरीन्स उस विशाल लहर को अपनी ओर आते देखकर बुरी तरह डर गए, लेकिन ब्लेज के शांत और आत्मविश्वासी व्यवहार ने उनके दिलों की धड़कनों को शांत कर दिया। इसने उन्हें खड़े होकर दुश्मन का सामना करने का साहस दिया। जैसे जैसे विशाल लहर नजदीक आती गई, वो बिखरने लगी और व्हाइट बर्ड पायरेट्स मोबी डिक का भव्य जहाज नजर आने लगा। डेक पर डिवीजन कमांडर व्हाइट बर्ड के साथ बीच में खड़े थे। ये ओयाजी और अन्य लोग हैं। भगवान का शुक्र है, 15वीं डिवीजन के समुद्री लुटेरों ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि डिवीजन कमांडर फोसा मरीन लड़की से हार जाएगा। फोसा और कुइना ने भी अपनी लड़ाई रोक दी। कुइना ब्लेज की तरफ लौट गया, जबकि फोसा अपने जहाज पर वापस चला गया। महान व्यक्ति का सामना करते हुए ब्लेज थोड़ा भावुक था। वो व्हाइट बर्ड के चरित्र और साहस का सम्मान करता है, लेकिन वो उसकी ताकत को सबसे ज्यादा पहचानता है। मैं सोचने लगा था कि क्या तुम यहां आओगे भी, व्हाइट बियर्ड, ब्लेज बोला। उसकी आवाज आसमान से गूंज रही थी। ध्वनि को संचारित करने के लिए कॉन्करर के हकी का प्रयोग किया गया, जिससे व्हाइट बर्ड समुद्री लुटेरों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि आवाज शक्तिशाली जोश और हकी के साथ सीधे उनके कानों में पहुंची। अजीब बात है, ये शब्द सीधे मेरे कानों में पड़े। क्या ये मेरा भ्रम है? एक समुद्री डाकू ने अपने कान जांचते हुए चिल्लाया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ऐसा सबके साथ हुआ है। मेरे कान में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या ये शैतानी शक्ति है? ध्वनि संचारित करने के लिए कॉन्करर की हकी का उपयोग करना। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मार्को ने पहले ब्लेज की ओर देखा और फिर चिंता में व्हाइट बर्ड की ओर देखा। वो व्हाइट बर्ड की स्थिति को किसी से भी बेहतर जानता है। बीमारी के कारण उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है और वो अपने चरम पर नहीं है। अगर मरीन को यह पता चल गया तो ये मुसीबत खड़ी कर देगा। यदि ये कोई अन्य मरीन है तो वो उन्हें बाहर निकालने में आश्वस्त है, लेकिन एडमिरल स्तर और उससे ऊपर के मजबूत लोगों के खिलाफ
व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू केवल अपने कप्तान व्हाइट बर्ड पर ही भरोसा कर सकते हैं। गुलालाला, जब मैंने सुना कि मरीन इस क्षेत्र में आए हैं तो मैंने सोचा कि ये गैर्प या कोई मरीन एडमिरल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम हो। मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा था, बदमाश। व्हाइट बर्ड हंसा। ये अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली हकी वाला आदमी मरीन में शामिल हो गया। वैसे भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए तुम्हारे पास कोई वैध कारण होना चाहिए, अन्यथा तुम और तुम्हारी टुकड़ी एक टुकड़े में वापस नहीं जा सकेगी। ये कहते हुए व्हाइट बियर्ड ने अपने नागिनाटा को डेक पर पटक दिया और कॉन्करर के हाकी को शक्तिशाली रूप से विस्फोटित कर दिया। अध्याय 210। व्हाइट बर्ड। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के विजेता का हकी कोई मजाक नहीं है। जैसे ही व्हाइट बर्ड ने इसे छोड़ा, एक सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। उसके बाद उसके हकी ने अपनी असली ताकत दिखाई। इसका असर प्रकृति पर भी पड़ा। क्रिस्टलीकृत समुद्री सतह लाखों टुकड़ों में बिखर गई, जबकि समुद्र में लहरें उठीं और जहाज इधर उधर हिलने लगा। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के कारण आसमान काला हो गया और दुनिया का रंग उड़ गया। यह सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली हकी है जिसे ब्लेज ने कभी देखा है। इसे दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली लोगों से लड़ते हुए संयमित और पॉलिश किया गया है। इस तरह के भारी दबाव का सामना करते हुए मरीन्स के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उनके माथे पर पसीना आ गया। अगर ब्लेज न होता तो वे पहले सेकंड में ही बेहोश हो जाते। दूसरी ओर रेगिस को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ब्लेज ने उसे हकी से नहीं बचाया था। इस बीच क्वीना का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि विश्व की सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बनने की उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे व्हाइट बर्ड के हाकी के सामने झुकने नहीं दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का अहंकार, उसकी हकी कुछ और ही है। यहां तक कि कुछ वाइस एडमिरल भी इस स्तर की हकी के सामने अपने होश नहीं रख पाएंगे। रेजिस ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। क्वीना ने लालसा से अपनी तलवार पकड़ ली। यह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की हकी है। ब्लेज के काले बाल उसकी सफेद मरीन केप के साथ हवा के खिलाफ लहरा रहे थे। उसके स्तर के व्यक्ति के लिए सुप्रीम किंग के हकी की डराने वाली शक्ति एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके कॉन्करर की हकी फट गई और व्हाइट बर्ड से टकरा गई। व्हाइट बर्ड के विपरीत उनकी हकी स्वाभाविक और प्रभावशाली है। सर्वोच्च राजाओं के संघर्ष ने आसपास की हर चीज को प्रभावित किया, जबकि काली और लाल ऊर्जा की चटकती धाराएं आसमान तक उठीं और हवा को सील कर दिया। इस टकराव से एक बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा हुई, जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को धकेल दिया और तहस नहस कर दिया। सिर्फ इच्छा शक्ति की टक्कर से आसमान में एक बहुत बड़ी दरार बन गई, मानो आसमान फट गया हो। इतना शक्तिशाली हकी, ये ओयाजी से ज्यादा बुरा नहीं है। तीसरे डिवीजन के कमांडर डायमंड जोजो ने हाथ जोड़कर टिप्पणी की। सबसे शक्तिशाली मरीन की उपाधि उसके लिए उपयुक्त है। मार्को ने अपने विचार व्यक्त किए। मोबी डिक पर सवार समुद्री डाकू ब्लेज के हाकी के प्रदर्शन से चकित है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग अपने पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ब्लेज का नाम पहले भी सुना था, लेकिन ये बस इतना ही है। संघर्ष के कुछ ही सेकंड बाद ब्लेज ने पाया कि समय बीतने के साथ व्हाइट बर्ड की हकी कमजोर होती जा रही है। उसके अलावा किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ। उस विशालकाय व्यक्ति को देखकर, जिसकी वो प्रशंसा करता है, ब्लेज को दया आ गई। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अब अपने चरम पर नहीं है। यह चमत्कार होगा अगर व्हाइट बर्ड अपनी 50% ताकत के साथ लड़े। सोचते हुए ब्लेज ने अचानक अपने विजेता की हकी को काट दिया। यह देखकर व्हाइट बर्ड ने मन ही मन कहा, अच्छा लड़का, और मुस्कुराया। गुलालाला, बेटा, तुम दिलचस्प हो। कम से कम तुम अन्य मरीन की तरह नहीं हो, जिन्हें मैं घिनौना मानता हूं। लेकिन ब्लेज को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे बच्चा कहे, क्योंकि व्हाइट बर्ड उसके दादा की पीढ़ी का है। भाषण में अचानक आए विराम ने उसकी भौहें चढ़ा दी। एक क्षण के लिए रुककर व्हाइट बर्ड की गति में भारी परिवर्तन आया। क्या तुम मुझे थोड़ा कम नहीं आंक रहे हो? जैसे ही उसकी आवाज गरजी, व्हाइट बियर्ड ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपने नागिनाता को सिर के ऊपर घुमाया। हथियार के चारों ओर काली बिजली चमक उठी, जो हाओशोकू हकी के मिश्रण का प्रतीक थी। व्हाइट बियर्ड ने अपना हथियार ब्लेज की ओर घुमाया, क्योंकि उसका शरीर अत्यधिक शक्ति और जोश के साथ मरीन वॉरशिप के निकट पहुंच गया था। व्हाइट बर्ड के हमले का सामना करते हुए ब्लेज ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद एक मुक्का मारा, जिससे उसके दाहिने हाथ में कॉन्करर्स की हकी लग गई। बूम! उनके हमलों से संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन आकाश में एक गगनभेदी विस्फोट हुआ, जिसके कारण बीच में एक गोलाकार लाल ऊर्जा का निर्माण हुआ, जो एक भयावह प्रघात तरंग में बदल गई। ये आघात तरंग बगल से नहीं गुजरी, बल्कि बादलों को तितर बितर करते हुए सीधे आकाश में चली गई, तथा साफ नीला आकाश सबके सामने आ गया। मारपीट करते हुए व्हाइट बर्ड ने ब्लेज को गोल्ड पर्ल द्वीप से दूर ले गया, जो आम स्थानीय लोगों का घर है। इरादे को समझते हुए ब्लेज ने पूर्व का पीछा किया। कुछ मिनटों के बाद ब्लेज और व्हाइट बर्ड
दोनों एक अज्ञात द्वीप की पर्वत चोटी पर खड़े थे, जिस पर कोई भी निवासी नहीं था। अपनी भुजाओं को आश्चर्यजनक ढंग से फैलाते हुए ब्लेज ने उस विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा जो उससे 3 गुना लंबा था और बोला, व्हाइटबर्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अपनी बिगड़ती सेहत के चलते क्या तुम अब भी ये उपाधि सहन कर सकते हो? उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। व्हाइटबियर्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, तुमने उन्हें देखा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा हूं कि तुम जैसे बदमाश आकर टिप्पणी कर सके। मैं व्हाइटबियर्ड हूं। दहाड़ते हुए व्हाइटबियर्ड आगे बढ़ा और उसने अपने नागिनाटा से हमला किया, जबकि ब्लेज ने भी जवाब में एक मुक्का मारा। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे मजबूत अवस्था में लड़ना चाहता था, व्हाइटबर्ड। मुझे तुम्हारी सीमा का परीक्षण करने दो, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए ब्लेज पूरी ताकत से फट पड़ा। उसी समय मरीन वॉरशिप और मोबी डिक ने उन दोनों का पीछा किया और द्वीप से थोड़ी दूर पर अपने जहाज को लंगर डाला, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे व्यक्तियों के बीच टकराव क्या परिणाम देगा। उस समय समुद्री लुटेरों और मरीन ने देखा कि मरीन प्राणी द्वीप से दूर तैर रहे हैं। दूर से उन्होंने ये भी देखा कि द्वीप पर मौजूद पक्षी घबराकर उड़ गए। ये उस समय की तरह है जब हम रोजर पायरेट से मिले थे। मार्को ने अतीत के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ, वो एक अद्भुत समय था। हम उस समय युवा और जंगली थे। ओया जी ने हमें हर तरह की मुसीबत से बचाया था। डायमंड जोजो ने हंसते हुए कहा। ब्लेज और व्हाइटबर्ड के बीच संपर्क ने मरीन और विश्व सरकार दोनों को चिंतित कर दिया। 5 बुजुर्गों के साथ बातचीत खत्म करते हुए सेनगोकू ने अपने सामने खड़े मरीन अधिकारियों, मुख्यालय के कप्तानों और रियर एडमिरल पर दहाड़ लगाई। तुम लोग ये भी नहीं जान सकते कि वहां क्या हो रहा है? मरीन अधिकारी सेंगोकू को जवाब देने में असमर्थ होकर पसीने से तरबतर हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे वाइस एडमिरल ब्लेज के युद्धपोत के डेन मुशी तक नहीं पहुंच पाए। हमने एडमिरल किजारू को सूचित किया, जो व्हाइटबर्ड क्षेत्र के करीब थे। हमें जल्द ही अपडेट मिलेगा, रियर एडमिरल ने जानकारी दी।